बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा, क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 5 स्टीशियोमेट्री। आज हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन पे, इसकी डेफिनेशन और केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं और इस इक्वेशन के अंदर मुख्तलिफ सब्सटेंसेस जो हैं उनको हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन, हाउ कैन वी डिफाइन केमिकल इक्वेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन in form of symbols and formulae of the substances taking part in a chemical reaction is called chemical equation। आमतौर पर हम केमिस्ट्री में मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल्स और फार्मूले का यूज़ करते हैं। और इस मेथड को, जिसमें हम सब्सटेंसेस को जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उनको सिंबल्स या केमिकल फार्मूला की मदद से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इस रिप्रेजेंटेशन का नाम क्या है, केमिकल इक्वेशन। अब इस केमिकल इक्वेशन के अंदर जो सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट करते हैं उनको क्या कहते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल देख लेते हैं केमिकल इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके लिए हमारे पास एलिमेंट सोडियम है, ये क्लोरीन एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है और इसके नतीजे में हमारे पास कंपाउंड सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम मेटल है और ये सॉलिड स्टेट में होता है, क्लोरीन गैसियस स्टेट के अंदर होता है। हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है सोडियम क्लोराइड साल्ट, जो हम घरों में खाने के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ये सॉलिड स्टेट में बनता है। ये एग्जांपल है केमिकल इक्वेशन की और इसमें ये हमने क्या लिखे हैं, सिंबल्स लिखे हैं और फार्मूलाज लिखे हैं जो इस इक्वेशन को, इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इस इक्वेशन के अंदर कुछ सब्सटेंसेस आपको नजर आ रहे हैं, हमने एरो से पहले लिखे हुए हैं और कुछ सब्सटेंसेस को हम क्या करते हैं, एरो के बाद लिखते हैं और दोनों को एरो से सेपरेट किया जाता है। इनमें से कुछ सब्सटेंसेस को हम रिएक्टेंट्स कहते हैं और कुछ सब्सटेंसेस को प्रोडक्ट्स कहते हैं। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी भी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। अगर हम इस एग्जांपल की बात करें तो इसके अंदर सोडियम मेटल और क्लोरीन गैसेज जो है ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको रिएक्टेंट्स कहेंगे। प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो रिएक्टेंट्स के आपस में कंबाइन करने से, रिएक्ट करने से जो चीज नई बनती है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब रिएक्टेंट को आमतौर पर एरो से पहले लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है और प्रोडक्ट को एरो के बाद हम किधर लिखते हैं, राइट साइड पे लिखते हैं। डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। रिएक्टेंट्स क्या हैं, द सब्सटेंसेस व्हिच आर रिएक्टिंग इन द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। एंड व्हाट आर प्रोडक्ट्स, द सब्सटेंसेस व्हिच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्टेंट्स, दे आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट्स। और इस रिएक्शन में देखें, अगर हम इस रिएक्शन के अंदर ही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, तो इस रिएक्शन में सोडियम और क्लोरीन गैसेस जो कि एरो से पहले लिखे हुए हैं आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, इनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। और सोडियम क्लोराइड जो एरो के बाद हमने लिखा है राइट साइड पे, जो इनके रिएक्शन के नतीजे में प्रोड्यूस हुआ है, इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन हमने की। अब हम देखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ए केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट on both side से क्या मुराद है, reactant side and product side of chemical equation are equal, then this type of chemical equation is called balanced chemical equation। इसका मतलब ये है कि जब हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो दोनों साइडों पे जो एरो से पहले सब्सटेंसेस होते हैं, हमने कहा उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो सब्सटेंसेस एरो के बाद हम लिखते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होती है जिसमें हम नंबर ऑफ एटम्स हर एलिमेंट के कैलकुलेट करते हैं। रिएक्टेंट साइड पे जो टोटल एटम्स हैं एक एलिमेंट के वो, और उसी एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं। अगर हमारे पास इक्वेशन ऐसी हो कि सेम एलिमेंट के एटम्स रिएक्टेंट साइड पे जितने हैं उतने ही प्रोडक्ट साइड पे भी हैं, तो हम कहते हैं ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। उसके बाद किसी भी इक्वेशन को जो अनबैलेंस्ड हो उसको हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं, इसके लिए डिफरेंट स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और साथ ही एक एग्जाम्पल भी लेंगे ताकि आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल हमारे पास वही सोडियम है, क्लोरीन गैस है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड साल्ट बनाते हैं। तो स्टेप्स देखेंगे। सबसे पहले किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कौन से स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, एनी केमिकल इक्वेशन। नंबर 1, स्टेप 1 क्या है, राइटिंग केमिकल इक्वेशन। कि जब हमने किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना है तो सबसे जो पहला स्टेप होगा हमारा वो क्या होगा कि उस गिवन केमिकल रिएक्शन की हमने केमिकल इक्वेशन लिखनी है। उसके अंदर जो सब्सटेंसेस इक्वेशन में दिए हुए हैं उनके सिंबल्स लिखेंगे, फार्मूलाज लिखेंगे और हमारे पास केमिकल इक्वेशन आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एग्जांपल ले रहे हैं
तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमने इसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी है। ये आगे इसकी केमिकल इक्वेशन जिस तरह यहाँ लिखी हुई है उसी तरह हमने यहाँ सिंबल्स और फार्मूलाज की मदद से इक्वेशन को लिख देना है। सोडियम प्लस क्लोरीन सोडियम क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ये स्टेप 1 है। हर इक्वेशन का, किसी भी इक्वेशन को जब आपने बैलेंस करना है तो सबसे पहले आपने उस रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन लिखनी है। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? चेकिंग ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। के सेकंड स्टेप के अंदर हम नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइडों पे, रिएक्टेंट साइड पे भी और प्रोडक्ट साइड पे भी चेक करेंगे। कंपेयर करेंगे कि रिएक्टेंट साइड पे एक एलिमेंट के एटम कितने हैं और उसी एलिमेंट के एटम प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं। 1 बाय 1 हम इसको चेक करेंगे। कैसे? देखें। उसके लिए हम क्या करेंगे? कॉलम बना लेंगे। एक साइड पे हम लिखेंगे रिएक्टेंट्स और दूसरी साइड पे क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये क्वेश्चन है तो सबसे पहले ये Na सिंबल है किस एलिमेंट की? सोडियम की। और इसके कितने एटम है? इसके पीछे कोई कोएफिशिएंट नहीं लगा हुआ है। और जिस एलिमेंट के एटम के पीछे कोई कोएफिशिएंट नहीं लगा होता वहां कोएफिशिएंट क्या होता है? 1 होता है। तो रिएक्टेंट साइड पे सोडियम के एटम कितने हैं? नंबर ऑफ सोडियम एटम्स 1 है। 1 लिख दिया हमने इक्वेशन से देख के। अब हम जाएंगे प्रोडक्ट साइड पे और इसी एलिमेंट के एटम को देखेंगे वो कितने हैं और दूसरी साइड पे कितने हैं। तो दूसरी साइड पे हमारे पास ये कंपाउंड है NaCl और इस कंपाउंड के अंदर जो इस एलिमेंट सोडियम का एटम है वो भी एक ही है। तो नंबर ऑफ सोडियम एटम प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं? वो भी 1 है। अब हम सेकंड एलिमेंट पे आ जाते हैं, क्लोरीन। रिएक्टेंट साइड पे क्लोरीन Cl2 है। Cl2 का मतलब ये है कि इसमें क्लोरीन के एटम कितने हैं? मॉलिक्यूल में 2 है। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स। रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं? 2 है। अब इसी एलिमेंट के एटम्स को हम प्रोडक्ट साइड पे देखेंगे। ये देखें, प्रोडक्ट साइड में ये NaCl पूरा कंपाउंड है और इसके अंदर जो क्लोरीन एलिमेंट के एटम है वो कितने हैं? 1 एटम है। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स 1। तो ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया कि किसी भी रिएक्शन की इक्वेशन को हमने बैलेंस करना है तो उस रिएक्शन के अंदर हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स को हमने चेक करना है, कंपेयर करना है कि रिएक्टेंट साइड पे एक एलिमेंट के एटम कितने हैं और उसी एलिमेंट के एटम प्रोडक्ट साइड पे कितने। हम कंपेयर करेंगे। इससे क्या होगा? इससे हमें पता चलेगा कि किस साइड पे एटम कम है एलिमेंट के और किस साइड पे ज्यादा है। फिर हम आएंगे अगले स्टेप की तरफ। अगला स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 3, बैलेंसिंग ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। अब हमने क्या करना है? 1 बाय 1 हर एलिमेंट के एटम को बैलेंस करना है। उसके लिए हम देखेंगे जिस एलिमेंट के एटम ऑलरेडी बैलेंस्ड है उसको हम फर्स्ट स्टेप में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सिर्फ उस एलिमेंट के एटम्स को हम डिस्टर्ब करेंगे जिसके एटम दोनों साइडों पे इक्वल नहीं है। और उसके लिए हमने क्या करना है? सिंपल होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। वो नंबर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है एंड सो ऑन। और किस साइड पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? जिस साइड पे उस एलिमेंट के एटम्स कम होंगे। फॉर एग्जांपल इस केस में देखें, रिएक्टेंट साइड पे सोडियम 1 है, इधर भी सोडियम 1 है। तो सोडियम को हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी इक्वेशन में बैलेंस है। क्लोरीन को देखें, क्लोरीन के एटम रिएक्टेंट साइड पे 2 है और प्रोडक्ट साइड पे क्लोरीन के एटम कितने हैं? 1। किस साइड पे कम है क्लोरीन के एटम? प्रोडक्ट साइड पे कम है। तो जिस साइड पे उस एलिमेंट के एटम कम होंगे उस साइड पे हम जिस कंपाउंड के अंदर, जिस फार्मूला के अंदर वो एलिमेंट का एटम मौजूद होगा उसको हम होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर 2 है तो इसको भी जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोरीन के एटम क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे दोनों साइड पे। इसके लिए हमने क्या करना है? क्लोरीन एटम किस साइड पे कम है? प्रोडक्ट साइड पे कम है। हम क्या करेंगे? इस पूरे कंपाउंड के पीछे क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2NaCl बन जाएगा। जब यहाँ 2 लगाएंगे हम तो यहाँ भी क्लोरीन के एटम कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे और इधर भी क्लोरीन के एटम कितने? 2 है। इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब देखें, बैलेंसिंग ऑफ क्लोरीन एटम्स, इधर 2 है, इधर 1 है, तो इसके पीछे हमने क्या लगा दिया? 2 लगा दिया। अब क्लोरीन के एटम देखें, इधर भी 2 है और इधर भी 2। लेकिन यहाँ एक मसला हुआ कि NaCl को 2 से मल्टीप्लाई करने से सोडियम एटम अनबैलेंस हो गए। कैसे? अब देखें, यहाँ 2 लगाने से क्लोरीन एटम तो बराबर हो गए, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, लेकिन यहाँ सोडियम के एटम 2 हो गए और यहाँ सोडियम के एटम क्या है? 1 है। अब हम क्या करेंगे? सोडियम के एटम को बैलेंस करेंगे। अब इस साइड पे सोडियम के एटम कितने हैं? 2 है और इस साइड पे कम है। जिस साइड पे उस एलिमेंट के एटम कम है उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सोडियम भी बैलेंस हो जाएंगे। देखें, अब ये सोडियम 1 है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2Na बन जाएगा। Cl2 उसी तरह और 2NaCl पहले से मौजूद है, ये हमने उसको उसी तरह लिख लिया। अब ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई। जो आखिरी स्टेप है हमारा कि हमने फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लिखना होता है और उसके साथ जो उसकी स्टेट्स होती हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म है, उसको हमने रिप्रेजेंट करना है। तो ये हमारे पास आ गई फाइनल बैलेंस इक्वेशन इस रिएक्शन की। 2Na + Cl2 2NaCl। इसमें सोडियम सॉलिड फॉर्म में है, क्लोरीन गैसियस स्टेट के अंदर हमारे पास जो कंपाउंड सोडियम क्लोराइड बनता है वो
सॉलिड स्टेट के अंदर. सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ कैन यू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन. बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन. सेकंड एग्जांपल हम आज सॉल्व करेंगे इसके बारे में. एग्जांपल है बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मीथेन गैस टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर वेपर्स. इससे पहले हमने जो एग्जांपल की है, बैलेंस की है केमिकल इक्वेशन, वो थी सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करते हैं और सोडियम क्लोराइड सॉल्व बनता है. तो जो से आपने ये सारे स्टेप सुनने हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए. अगर आपको समझ आ गई तो फिर कोई भी इक्वेशन अगर आपके सामने आएगी तो आप उसको बड़ी आसानी के साथ बैलेंस कर सकते हैं. तो देखें, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं. क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि हमारे पास एक रिएक्शन है जिसको हमने बैलेंस करना, लेकिन रिएक्शन लिखा नहीं है, ये हमने खुद लिखना है और यहाँ से जज करके इस स्टेटमेंट को हमने इक्वेशन खुद बनानी है. अब ये स्टेटमेंट क्या कह रही है? स्टेटमेंट ये कह रही है कि हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे किसके लिए? फॉर द बर्निंग ऑफ मीथेन गैस. इसका मतलब ये हुआ कि मीथेन गैस को हमने जलाना है, बर्निंग करनी है. ये जो सुई गैस हम या सिलेंडर के अंदर जो गैस होती है उसके अंदर मोस्टली अबव 80% मीथेन गैस होती है. तो जब उसको बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तो उसके नतीजे में प्रोडक्ट बनते हैं. और वो प्रोडक्ट क्या बनते हैं? टू प्रोड्यूस. इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास मीथेन गैस रिएक्टेंट है और बनेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी गैस की शक्ल में और वाटर वेपर्स बनेंगे. तो सबसे पहले हमने क्या लिखने होते हैं? रिएक्टेंट्स का हमें पता हो कौन से हैं और प्रोडक्ट्स कौन से हैं, फिर हम उसकी केमिकल इक्वेशन लिखेंगे. तो रिएक्टेंट हमारे पास एक तो आ गया जी मीथेन गैस. एक बात याद रखें कि जब भी बर्निंग होती है, कोई भी चीज जब हम बर्न करते हैं तो उसमें एक तो वो सब्सटेंस है जिसको हम बर्न कर रहे हैं, एक उसके अलावा होता है जो हम लेते नहीं है एज ए रॉ मटेरियल, लेकिन हमें पता है या पता होना चाहिए कि जब भी बर्निंग प्रोसेस होता है तो उसमें ऑक्सीजन गैस मौजूद होती है जो कि एयर के अंदर मौजूद होती है और बर्निंग में हेल्प करती है. ऑक्सीजन के बगैर बर्निंग प्रोसेस नहीं हो सकता. तो ऑक्सीजन यहाँ लिखी नहीं है, लेकिन हमें खुद इस चीज का पता होना चाहिए कि जब भी बर्निंग होगी तो ऑक्सीजन इसमें रिएक्टेंट के तौर पर मौजूद होगी. तो इक्वेशन क्या लिखेंगे हम? मीथेन हमारे पास रिएक्टेंट आ गया, मीथेन गैस, और इसके साथ ऑक्सीजन गैस जो बर्निंग में हेल्प करती है, ये हमारे रिएक्टेंट्स होंगे. प्रोडक्ट्स क्या होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी और वाटर वेपर्स. अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या, इनको लिखेंगे कैसे? फार्मूलाज क्या है केमिकल इक्वेशन की? ये हमने डेफिनेशन की थी कि इसमें हम क्या करते हैं? सिंबल्स लिखते हैं या केमिकल फार्मूलाज लिखते हैं सब्सटेंसेस के. मीथेन गैस का फार्मूला होता है CH4, ये आपने याद रखना है. कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला आपको पता है, CO2 होता है. वाटर वेपर्स का फार्मूला वाटर का H2O होता है. और ऑक्सीजन जो है गैस है और गैसेज मोस्टली डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करती है. इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन के दो एटम मिलकर मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. ऑक्सीजन की सिंबल होती है O. जब दो एटम मिलेंगे तो क्या बनेगा? O2. तो ऑक्सीजन गैस की जो मॉलिक्यूलर फॉर्म है, जिस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करती है और कंबस्टन में, बर्निंग में हेल्प करती है, दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करती है, O2 की फॉर्म में मौजूद होती है. तो अब हम पहले स्टेप की तरफ चलते हैं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, राइटिंग केमिकल इक्वेशन. तो अब हमने फार्मूले का पता चल गया, रिएक्टेंट्स का पता चल गया, प्रोडक्ट्स का पता चल गया. तो अब हम केमिकल इक्वेशन लिखें. ये हमारे पास CH4 आ गई प्लस O2 ऑक्सीजन जो इसके साथ रिएक्ट करेगी और उसके नतीजे में बर्निंग प्रोसेस होगा. और ये हमारे आगे प्रोडक्ट CO2 और वाटर. CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O वाटर. तो ये हमारा किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए फर्स्ट स्टेप कि हमने सबसे पहले केमिकल इक्वेशन लिखनी होती है. अगर दी हुई है तो उसी को हम वहां लिख लेते हैं, और अगर नहीं दी हुई, इस तरह स्टेटमेंट की फॉर्म में है, तो हमने खुद इस स्टेटमेंट को पढ़ के इसमें से जज करना है कि रिएक्टेंट कौन से और प्रोडक्ट कौन से हैं, फिर उनके फॉर्मूले से लिख के हम केमिकल इक्वेशन को लिख देंगे. स्टेप 2, किसी भी केमिकल इक्वेशन को जब हम बैलेंस करते हैं तो सेकंड स्टेप क्या होता है? चेकिंग. क्या चेकिंग? कि हम ये चेक करते हैं कि इस केमिकल इक्वेशन के अंदर सेम एलिमेंट के एटम्स दोनों साइडों पे इक्वल है या नहीं है, उनकी तादाद हम काउंट करते हैं, रिएक्टेंट साइड पे भी और प्रोडक्ट साइड पे भी. तो देखें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. तो रिएक्टेंट्स में हमारे पास क्या है जी? सबसे पहला एटम क्या है जी? कार्बन. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. रिएक्टेंट्स पे कितने? 1. अब नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रोडक्ट साइड पे देखें, इधर भी एक है, 1 लिख देंगे. उसके बाद हम हाइड्रोजन एटम्स को चेक करेंगे, इनकी तादाद गिनेंगे, काउंट करेंगे रिएक्टेंट साइड पे टोटल कितने हैं. 4 हाइड्रोजन एटम है रिएक्टेंट साइड पे. तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज इक्वल टू 4. प्रोडक्ट साइड पे देखें हाइड्रोजन कितने? सिर्फ 2 हाइड्रोजन है. नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज इक्वल टू 2. उसके बाद क्या आ गया कि ऑक्सीजन आ गया. रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 2 है. नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इज इक्वल टू 2. और प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन के एटम कितने? 2 और 1 3 ऑक्सीजन एटम्स. तो ये सेकंड स्टेप हमारा हो गया
कि हमने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन चेक कर लिया, उनकी तादाद गिन ली कि रिएक्टेंट साइड पे एक एलिमेंट के एटम कितने हैं और उसी एलिमेंट के एटम प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं, वो हमने चेक कर लिया। अब इससे हमें पता चल जाएगा कि किस एलिमेंट के एटम बैलेंस है, इक्वल है, और किसके इक्वल नहीं है। अब हम आएंगे तीसरे स्टेप की तरफ, और तीसरा स्टेप क्या होता है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में, बैलेंसिंग ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। कि अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन हर एलिमेंट के एटम्स को दोनों साइडों पे इक्वल करेंगे। जिस साइड पे एटम्स की तादाद कम होगी उस साइड पे हम एक होल नंबर लेंगे, सिलेक्ट करेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसको 2 हो सकता है, 3 हो सकता है एंड सो ऑन, ताकि दोनों साइडों पे सेम एलिमेंट के एटम्स इक्वल हो जाए। अब देखें, सबसे पहले हम हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करते हैं। रिएक्टेंट साइड पे देखें हाइड्रोजन कितने हैं, 4, और प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं, सिर्फ 2। अब इधर ज्यादा है इधर कम है, तो हमने किस साइड पे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जिधर एटम्स कम होंगे। इधर 4 है, इधर 2 है, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन किसके अंदर है, वाटर के अंदर मौजूद है, तो वाटर के पीछे कोएफिशिएंट क्या है, 1 लगा हुआ है, जिसके साथ नहीं लगा होता 1 होता है। तो हमने इधर भी हाइड्रोजन के एटम 4 करने हैं, इधर भी 4 है तो इधर भी 4 करेंगे, तो हाइड्रोजन एटम इक्वल हो जाएंगे। इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे वाटर प्रोडक्ट साइड। ये देखें CH4 प्लस O2 इसी तरह, CO2 इसी तरह, और ये H2O को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए। अब देखें 2 2s are 4, इधर भी हाइड्रोजन एटम 4 हो गए, और इस साइड पे भी हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 4 हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम बैलेंस हो गए। अब देखें, इसके बाद यहां हमने 2 लगाया, लेकिन इससे ऑक्सीजन एटम्स की तादाद चेंज हो गई है। देखें प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन ये हो गए। ये देखें, ये जो 2 होता है ये हर एटम के साथ कोएफिशिएंट काउंट होता है। 2 हाइड्रोजन के साथ भी है और ये 2 ऑक्सीजन के साथ भी है। तो ऑक्सीजन के एटम 2 वाटर में हो गए, और 2 ऑक्सीजन एटम हो गए कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। टोटल कितने हो गए, 4। प्रोडक्ट साइड पे अब ऑक्सीजन 4 हो गए, और रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन कितने, सिर्फ 2। अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए O2 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2s are 4, इस साइड पे भी ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, जो कि प्रोडक्ट साइड पे भी है, तो इस तरह इक्वल हो जाएंगे। अब देखें, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, मल्टीप्लाइंग O2 विद 2, ये उसी तरह हम लिखेंगे नीचे, और ये O2 के साथ कोएफिशिएंट क्या लगाएंगे, 2। क्यों लगाया हमने, इसलिए कि प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन 4 थे और इस साइड पे 2 थे, तो हमने 2 लगाया तो ऑक्सीजन एटम भी दोनों साइडों में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। 2O2 CO2 प्लस 2H2O इसी तरह। अब ये इक्वेशन बैलेंस है। और लास्ट स्टेप क्या होता है कि हमने फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लिखना होता है, और उसके साथ स्टेट्स मेंशन करनी होती हैं स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर, उस कंपाउंड के फार्मूला के नीचे बॉटम पे। तो देखें CH4, ये उसने क्वेश्चन के अंदर ही स्टेटमेंट में बताया हुआ है, मीथेन गैस है, तो इसकी स्टेट क्या है, गैस है, तो हम गैस के लिए सिंबल क्या लिखते हैं, G लिखते हैं। ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती है एयर के अंदर, तो इसको भी हम G लिखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड क्वेश्चन में ही बताया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में बनती है, तो गैसियस स्टेट के अंदर है, इसके नीचे भी हम G लिख देंगे। और वाटर किस फॉर्म में बनते हैं, वेपर्स की फॉर्म में। वेपर भी कौन सी फॉर्म होती है, गैसियस स्टेट होती है, तो वाटर भी गैस की फॉर्म में बनेगा। तो ये हैं डिफरेंट स्टेप्स जिसकी मदद से हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं।